दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रत्नेश सिंह। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं आरबीएम कॉलेज सोनीपत में, जो कि एफिलिएटेड है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत हरियाणा से, और पिछले 25 सालों से आप विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर रत्नेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैडम, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल से। और प्रोफेसर रत्नेश को हमारे तमाम श्रोताओं के लिए लाने वाली हमारी मैम डॉक्टर भावना धोनी, आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, आप तमाम अच्छे अच्छे मेहमानों को यहाँ पर वार्ता के लिए लाती हैं। धन्यवाद मैम। वैसे आप मेजबान हैं, पर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद मैम, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जी, तो आज बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा होने वाली है, समुदाय आधारित पुनर्वास, हम जिसे कहते हैं CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ, तो मैं भी इनरिच होंगी इस कार्यक्रम को सुन के। तो मैं माइक आपको संभालती हूँ, देती हूँ, और आप दोनों ही बहुत अच्छे अंदाज में, थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करें और हमारे श्रोताओं तक की जानकारी पहुंचाएं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि CBR क्या है। सर्वप्रथम तो सभी उत्तराखंड की पूरी टीम को और साथ में को आप मेरा नमस्कार। CBR के बारे में बताना चाहूँगा कि CBR एक सामुदायिक आधारित पुनर्वास, एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, जो हमारे दिव्यांग जनों के लिए, जो हमारे दिव्यांग जन भाई बहन हैं या हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनको कैसे उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए, कैसे उनको समाज में पूर्ण भागीदारिता दिलाई जाए, कैसे उनका जो है एजुकेशन में उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और साथ ही साथ सामुदायिक आधारित पुनर्वास आज के समय में बहुत तेजी से दिव्यांगता के क्षेत्र को आगे ले जाने में हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। थोड़ा हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश बताएं कि ये कहाँ से आया, मतलब ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ये कॉन्सेप्ट आया अल्टा माटा नाम की एक सम्मेलन हुआ WHO के द्वारा 1970 में, और उसमें देखा गया कि दिव्यांग जनों के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 70 का दशक और आज का वर्तमान दशक में एक बहुत बड़ा गैप था। तो वहां देखा गया कि काफी कुछ सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं थी, समुदाय के बारे में लोग बहुत ज्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो एक सम्मेलन करके जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया कि वैश्विक लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर कैसे हम दिव्यांगजनों को एक पहचान दिला सके, एक लोगों की आवाज वो बन सके। और धीरे धीरे 78 के दशक में थोड़ा और विस्तार हुआ, जब हमारा कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन आया 74 में, और उसके बाद धीरे धीरे 78 के साथ साथ जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 86 में, तो धीरे धीरे इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दिए। और वहां पर देखा गया कि धीरे धीरे जब हम बढ़ रहे थे, मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी कम्युनिटी थी, खासकर जो हमारे दिव्यांगजनों के अभिभावक थे, वो बहुत अवेयर नहीं थे कि हमारे दिव्यांगजनों के राइट्स क्या हैं, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था क्या है, उनके लिए कौन से एक्ट बनाए गए हैं या हेल्थ एक्ट कौन से हैं। तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि सामुदायिक स्तर पर, मतलब कम्युनिटी तक की बात, कम्युनिटी तक कैसे पहुंचाया जाए, जी, समुदाय तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि नहीं, आपके लिए भी हम सेवा में खड़े हैं, आपके लिए हमारी कम्युनिटी सेंटर हैं, हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, हमारे स्पेशल स्कूल्स हैं, हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स हैं। तो उन तक पहुंचना और उन तक अपने विशेष शिक्षा के क्षेत्र को ले जाना इट्स ए चैलेंजिंग था। बहुत बड़ा एक चुनौती भरा कार्य रहा उस समय। इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे पास न उतने मैन पावर थे, जो पेरेंट्स होते थे वो भी उतने जागरूक नहीं होते थे। तो उन तक दिव्यांगजनों की, चाहे हमारी जो भी हमारी डिसेबिलिटी रही हो, चाहे हमारे बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी रहे हो, कोई भी, मतलब ऑल ओवर करने का मतलब जो हमारा दिव्यांगजन था,
वो बहुत ही असहाय महसूस जी, करता जी। था, अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसको नहीं लगता था कि हमारा भी कुछ हो पाए। मतलब ये नहीं था कि कहते हैं ना कि जैसे चैरिटी मॉडल से शुरू हुआ है, हाँ जैसे हाँ, है ही यस ना, यस। तो कि मतलब वहां से एक राइट बेस्ड मॉडल की जो है कहते हैं शुरुआत आप शुरुआत हो गई, कि उनको शुरुआत हो उनके गई। राइट के लिए अवेयर हाँ, किया वो गया। भी चैरिटी मॉडल भी हम कह सकते हैं कि जो 60 का हमारा जी जी दशक जी रहा, जी जी। या आफ्टर इंडिपेंडेंस हाँ, जब इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता जी मिली, तो हमने चैरिटी से शुरू किया। फिर वहां पर हमने हॉस्पिटल ले आए, जी जी। हॉस्पिटल से फिर हम धीरे धीरे उनको क्लिनिक सेटअप में ले गए, फिर हम स्पेशल स्कूल में ले आए, स्पेशल से समेकित विद्यालय का रहा दौर, फिर हम समावेशी विद्यालय में इंक्लूसिव में ले आए, इंक्लूजन तक आज हम है कि पहुंच गए हाँ सही। जनरल स्कूल तक ले आए। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ अभी समुदाय आधारित पुनर्वास लेवल पर काम करना है। जैसे सबसे बड़ा जो हमारा अनुभव रहा जी सामुदायिक स्तर पर, हमने देखा कि अभी समाज में बहुत अवेयरनेस का अभाव है, लैक ऑफ अवेयरनेस की हम बात करते हैं कि जो है जागरूकता लोगों के भीतर नहीं है। अगर हम बेसिक चीजें भी बात करें, खासकर अगर हम इन जो सामुदायिक स्तर पर बात करें, खासकर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप लोगों को नहीं पता है। हाँ, कि मैंने देखा है सर कि पेरेंट्स 10 साल 12 साल 15 साल तक घूम ही रहे, हाँ हाँ, बच्चा आइडेंटिफाई नहीं नहीं हो है। रहा है। कुछ उनको समाज में जैसे कुछ पड़ोसियों ने कह दिया कि जी कुछ समय में ठीक हो जाएगा, हाँ, ये बोल भी जाएगा, बोलते जी जी जी। आपका बच्चा समझ जाएगा, हम्म। चलने फिरने लगेगा। तो एक समाज में एक मिथ, मतलब उसको लेकर वो हाँ पड़े रहते हैं। हाँ। कुछ हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जी जी। रूढ़वादी परंपराएं हैं, यस हाँ हाँ उसको भी लेकर वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ, जो हमारा साइंस है जी उस जी। तरफ न जाकर, वो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। वो हमारा एजुकेशन के माध्यम से ही ऐसी सोसाइटी को हम एजुकेट करके मेन स्ट्रीम में ले पाएंगे। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि सीबीआर का एक मुख्य उद्देश्य अर्ली इंटरवेंशन, या आप कह सकते हैं कि जो बोलते हैं ना हम उसकी की स्क्रीनिंग करना, हाँ आइडेंटिफिकेशन हाँ, मेन करना। ऑब्जेक्टिव है अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली प्रिवेंशन। जी। हमारे कहा जाता है कि अर्ली, जितना जल्दी हम उनका हस्तक्षेप करेंगे उतना जल्दी हम उनके रोकथाम कर पाएंगे। दूसरी बात जो है कि हमें पेरेंट्स एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सीबीआर का, कि हमारे जो हमारे दिव्यांगजन अभिभावक जी। हैं या हमारे डिफरेंट एबल्ड पेरेंट्स हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, वह सबसे बड़ा हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न है। क्योंकि अगर हम दिव्यांग जनों के माँ बाप की बात करते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उतना अभी आगे नहीं आ पा रहे हैं, हाँ या एजुकेशन को हम कह लें, या उनके अंदर उतनी जो है दिव्यांगता को लेकर जानकारी का अभाव होने के कारण, कहाँ उनको एजुकेशन देना है, कहाँ उनके बच्चे को वैकेशनल ट्रेनिंग कि देनी किस है, तरह से उसका लाइफ जाएगा। लाइव सर जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि वो स्वीकार ही नहीं करते सर, नहीं, एक लंबा एक्सेप्टेशन नहीं है पीरियड, उनके बहुत अंदर। लंबा हाँ पीरियड हाँ इसी में हाँ जाता हाँ, है। और एग्री नहीं होते, वो डिसएग्री करते रहते हैं, डिनायल होता डिनायल रहता होता है, है। एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते। तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा अधिक से अधिक लोगों तक हम डोर टू डोर हमें अपनी सीबीआर की आवाज पहुंचानी होगी। डोर टू डोर हमें वहां पर जाना होगा, तभी जाकर हम जो है सीबीआर के उद्देश्य को समझ पाएंगे कि हमारे जो कम्युनिटी है उनका एक, जैसे हम पीटीएम की बात जी जी जी। करते हैं, पेरेंट्स टीचर जी जी। एसोसिएशन हम डेवलप जी करें, जी। जो हमारी लोकल लेवल एसएससी कमेटी होती है, उसमें हम अपने दिव्यांगजनों के जो पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व किया जाए, स्कूल लेवल पर, जी। ग्राउंड लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, या जो हमारे ग्रामीण एरिया हैं। हाँ सर, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारी चीजें बनती हैं, पॉलिसी भी बनती है, स्कूल भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स नहीं है, तो उनको तो ले वही। आने का काम। दूसरी बात है कि जो हमारे बच्चों के अंदर जैसे असेसमेंट कैंप है, जी जी। तो उसको अधिक से अधिक गांव में बढ़ावा दिया जाए। जन जागरूकता कार्यक्रम है जो हमारा, हम जैसे असेसमेंट कैंप कर रहे हैं, तो वहां तक आज भी हम देखते हैं कि अभिभावक या दिव्यांगजन नहीं पहुंच पाते। जी जी। या वो आ रहे हैं तो चलो असिस्टिव डिवाइसेस मिल जाएगा, कुछ उपकरण उनके बारे में भी, असिस्टिव डिवाइसेस के जैसे सहारे हियरिंग एड हो गया, हमारा क्रचेज हो गया है ना, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, या उनके लिए स्टडी मटेरियल है। तो आज भी उनके जो हमारे अभिभावक हैं वो अभाव में है कि भाई ये हमें नहीं पता है। और जबकि वो गवर्नमेंट के द्वारा, मैं बता दूं, हमारी जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एलिमिको हमारी जो आर्टिफिशियल लिम्स कंपनी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इनको प्रोवाइड कर रही, कोई चार्ज नहीं कर रही है।
उसमें बस उनके पास एक अपना यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पर उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आफ्टर असेसमेंट वह बिल्कुल ही फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस चीज का भी प्रचार प्रसार हमें सामुदायिक स्तर पर करना होगा, ताकि अधिक से अधिक हम इनको एम्पावर कैसे बनाएं, कैसे इनको इंडिपेंडेंट बनाएं, कैसे इनके लिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, है ना, कि हम इनको मेन स्ट्रीम में कब लाएंगे, जब इनका एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छा होगा, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अवेयर होंगे, जो हमारे एक्ट्स हैं, जो फैसिलिटीज है सरकार के द्वारा दी जा रही है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन इन तक नहीं पहुंच जा रही है। अब सरकार ने डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी माध्यम किया, जैसे हम पेंशन की बात करते हैं, तो कुछ समय हम पहले देखते थे कि इन बेचारों को पेंशन भी नहीं पहुंच पाती थी। अभी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी डीटीएच के माध्यम से वो सुविधाएं इन तक पहुंच पा रही है। तो उन सबके लिए हम सभी को मिलकर, यार जो हमारे रिहा प्रोफेशनल भाई बहन है, सबको मिलकर एक टीम वर्क में जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने दिव्यांगजन भाई बहनों को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे। और यह बहुत जरूरी है आज के समय में। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है 21 डिसेबिलिटी की तहत RPWD एक्ट 16 में हमने 21 डिसेबिलिटी को कंसीडर किया है, तो एक बहुत बड़ा क्राउड जो है डिसेबिलिटी की तरफ जुड़ा हुआ है। तो उनको भी हमें हाशिए पे नहीं रखना है, उनको हमें मेन स्ट्रीम वाला, मेन स्ट्रीम में जब तक उनको एजुकेशन हम उनके अंदर नहीं डालेंगे, उनके अंदर जो सुविधाएं हैं वो नहीं डालेंगे, जो एक्ट अधिनियम है उसके अधिक से अधिक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, वो भी लोकल लैंग्वेज में जो हमारी स्थानीय भाषा है जिसमें वो समझ पाए, उसमें हमें उन्हें समझाकर उन तक वो सुविधाएं पहुंचानी होगी, तभी हमारे दिव्यांग जन भाई बहनों का कल्याण हो पाएगा। वो भी अपने आप को आत्मसंतुष्ट महसूस करेंगे। और सर एक चीज और है, सीबीआर काम कैसे करता है? जैसे एक होता है ना कि उसका मतलब क्या सिस्टम है, किस तरह से सीबीआर वर्क करता है? सीबीआर के जो कम्युनिटी जो बेस्ड रिहेबिलिटेशन है उसमें तमाम तरह की स्टेक होल्डर हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर है, तमाम तरह के ऐसे सीबीआर वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, जो जगह जगह जाके उनका काम मुख्य रूप से आइडेंटिफिकेशन करना, सर्वे करना, फिर उनका इंटरवेंशन करना, फिर असेसमेंट कराना, फिर जहां पर उनको एजुकेशन नजदीक से नजदीक में, कम्युनिटी की स्कूल में वो सुविधा उपलब्ध है तो वहां पर उनको इनरोल कराना, अगर कम्युनिटी में नहीं है तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल है या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी उनको ले जाकर हमें इनरोल कराना, उनके पेरेंट्स को अधिक से अधिक पीटीएम के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से उनको जागरूक करना कि नहीं आप अपने बच्चे को विद्यालय में डालें। वो कहते हैं जी हम तो वहां पर गए थे और हमारे जो है टीचर ने या सामान्य विद्यालय के अध्यापक ने हमें एडमिशन देने से डिनाई कर दिया या अवॉइड कर दिया। तो उनको बताना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात करता है, शून्य रूप से अस्वीकृत, कि अगर मान लीजिए माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड कैटेगरी का भी हमारा दिव्यांगजन भाई बहन है तो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि हम उनको भी होम बेस्ड एजुकेशन के तहत स्कूल में, स्कूल के अलावा घर पर भी सीवियर प्रोफाउंड को होम बेस्ड एजुकेशन के तहत शिक्षा ग्रहण कराएंगे, हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है। तो अगर कोई डिनाई करता है तो हम उनको एक्ट की बात भी कि इसके अंदर लीगल प्रोविजन है, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो है प्रिजन हो सकता है, फाइन लग सकता है। तो यह चीजें, नहीं तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यह चीजें हमें पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए बताना होगा कि आप डिनाइलल नहीं हो, आप अवॉइडल नहीं हो, आप मेन स्ट्रीम के लोग हो, आपको मुख्य धारा में अपनी आवाज उठाने के लिए आना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो कौन आएगा आपके बच्चे की आवाज उठाने? तो ये चीजें थोड़ा सा हमें सर एक चीज और, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या गवर्नमेंट की सीबीआर में क्या भूमिका है, कि किस तरह से मतलब एक होता है कि अब क्या फंडिंग से चलता है या कैसे चलता है सर? नहीं, गवर्नमेंट जो है मैडम इसमें फंडिंग भी कर रही है, तमाम तरह के फंडिंग है, सेल्फ जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका है और वो लगातार जो है मॉनिटरिंग भी चल रही है कि हम कैसे अधिक से अधिक हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों तक जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारे पेंशन स्कीम की हम बात करें, असिस्टेड डिवाइसेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, चाहे उनके राइट्स की बात हो, उनका इंक्लूजन करना हो उनको, तो यह सब चीजें अधिक से अधिक कैसे पहुंचाई जाए, उन सब के लिए
पूरा चैनल हमारा जो है काम कर रहा है और सभी लोग मिलजुल कर, चाहे वो हमारे कंपोनेंट बॉडी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वह भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे हमारी MSJE है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वह भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट की जो MSJE है, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, हमारे जो CCPW हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, चाहे स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं, सभी की एक भूमिका सरकार ने तय की हुई है। सबका एक फंक्शन तय है कि आप इसके माध्यम से अधिक CBR को जन जन तक पहुंचाना है। सामुदायिक स्तर पर हर अंतिम व्यक्ति जो हमारा हाशिए पर दिव्यांगजन भाई बहन बैठा हुआ है, उन तक वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक आम आदमी को मिल रही है, आम जन को मिल रही है। उसमें VIP और जो है नीचे के लेवल का कोई डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी भेदभाव के एवरी फैसिलिटी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है, वह मौलिक अधिकार हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार और हम सभी लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि वह सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। और ऐसे लोगों को जब तक वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने आप को वंचित महसूस करते रहेंगे। जी सर, एक और प्रश्न मेरे मन में उठता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे B.Ed कराते हैं स्पेशल एजुकेशन में, क्या जो हमारे ये शिक्षक हैं, क्या इनकी भी कोई भूमिका वहाँ हो सकती है, या इन्हें भी एक कहते हैं ना कि इनके लिए भी वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बिल्कुल है। CBR में हमारे जो रिहैब प्रोफेशनल है, पुनर्व्यवसायिक है, स्पेशल एजुकेटर है, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कल मान लीजिए आफ्टर B.Ed इनकी गवर्नमेंट स्कूल या NGOज में अपॉइंटमेंट होती है प्राइमरी लेवल या TGT लेवल पर, तो ऐसे हमारे विषय शिक्षकों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जिस विद्यालय में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, आसपास जो कम्युनिटी है वहाँ सर्वे करें, कितने हमारे ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन हो जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से जो है प्रभावित हैं, तो उनको कैसे एजुकेशन देकर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए। जो सुविधाएं हैं वह उन तक नहीं पहुंच रही है, तो इनिशिएटिव लेते हुए वो कैसे उन तक पहुंचाएं। तो इनका भी बहुत बड़ा, हमारे स्पेशल एजुकेटर जो भाई बहन, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये अगर इनिशिएटिव लेते हैं डेफिनेटली उससे सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी और एजुकेशन का दायरा बढ़ेगा। कोई भी विद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी संस्थान हमारे बच्चों को, दिव्यांगजन भाई बहनों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता और उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो। सर, आप यहाँ पे आए और आपने CBR के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया और काफ़ी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे श्रोता हैं वो ये जो जानकारियाँ हैं इनसे वो लाभ उठाएंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मैडम। आप सभी टीम का तहे दिल से आभार और बहुत बहुत थैंक यू।